Assalamualaikum and welcome back to Ask Your Pharmacist Mariam YouTube channel. Today we'll be discussing about the Declaration of the Helsinki Ethical Principle for the Medical Research involving the human subject. यानी जब भी किसी रिसर्च में ह्यूमन सब्जेक्ट को फॉर द रिसर्च पेपर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से एथिक्स को जो है वो मद्देनजर रखा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम आज स्टडी करेंगे द एथिकल प्रिंसिपल फॉर द मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग द ह्यूमन सब्जेक्ट्स। यानी अगर किसी रिसर्च में ह्यूमन सब्जेक्ट जो है वो यूज हो रहे हैं तो क्या क्या एथिक्स जो है वुड बी फॉलोड, या एनिमल्स अगर यूज हो रहे हैं तो व्हाट विल बी दी एथिक्स दैट वुड बी द फॉलोड। सो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल जो होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, जो कि रेगुलेट करते हैं किसी चीज को। मगर जो एथिक्स होते हैं दे आर द स्टैंडर्ड नीड टू बी कंप्लायंस। वो एक बिहेवियर हमारी ओरिएंटेशन होती है, एंड ये हमारे बिहेवियर को शो करती है। दैट दैट कुड बी विलिंगली एंड अनविलिंगली रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। जो अनएथिकल प्रैक्टिस होती है फॉर द ड्रग डिस्पेंसिंग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, वो आपकी लाइसेंस की सस्पेंशन या रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन की तरफ ली जा सकती है। और जो हमारी अनएथिकल प्रिंसिपल, जो हमारी रिसर्च होती है, जो हम अपनी जो अनएथिकल रिसर्च करते हैं तो वो हमारी जो रिसर्च है उसको जाया कर सकती है, और उसकी पब्लिकेशन जो है वो भी नहीं हो सकती। तो सस्पेंड, सो इफ एनी नॉन कंप्लाइंट जो होती है, जब एथिकल प्रैक्टिस जो अनएथिकल प्रैक्टिस होती है तो उसमें जो आपकी स्टडी होती है तकरीबन वो ना होने के बराबर या वो नुकसान की तरफ जा रही होती है। एथिक्स क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यूज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन एक्टिविटी इज एथिक्स। अब आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ एथिक्स होंगी जो आपने फॉलो करनी है। तो जो वो रिसर्च के दौरान जब हम एथिक्स फॉलो करेंगे, जो प्रिंसिपल और वैल्यूज हम फॉलो करेंगे, तो वो हमारी रिसर्च वो एथिक्स होंगी, ठीक है। रिसर्च एथिक्स होंगी। सो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द एथिक्स कैन बी डिफरेंट, बट जो हमारे मोरल वैल्यूज होते हैं दैट मोस्टली कंप्लाई विद द एथिक्स। रिसर्च फॉलोज स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस होती हैं। उस स्टैंडर्ड रिसर्च गाइडलाइंस को हम अक्सर एथिक्स का नाम ही दे सकते हैं, कि हमारा जिस स्पेशल प्रोटोकॉल सेट हुआ हुआ है, अगर हमारी रिसर्च में ह्यूमन जो है वो सैंपल्स यूज हो रहे हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं फॉर द स्टडी, तो हमें क्या क्या एथिक्स और प्रिंसिपल जो है वो फॉलो कर रहे हैं उसमें वो मेंशन होगा, ठीक है। फॉर दी हॉस्पिटल में मोस्टली जो होती है ना, वो एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है, IRB। और किसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च एथिक्स कमेटी होती है, या किसी हॉस्पिटल में भी क्या कौन सी कमेटी होती है? रिसर्च एथिक्स कमेटी, REC, या HRACC, ह्यूमन रिसोर्स एसोसिएशन ऑफ सेंटर कंट्री। ये अवेलेबल होती है किसी भी इंस्टीट्यूट में जो कि एथिक्स या फिर एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल रिसर्च जो है उसको रेगुलेट कर रही होती है, अगर उसमें एनिमल्स या ह्यूमन जो है वो सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। एंड एनिमल एंड ह्यूमन सब्जेक्ट बेस्ड जो सब्जेक्ट स्टडी होती है उसके अंदर ये एथिक्स जो है वो मोस्टली हम देखते हैं। पेशेंट कंसेंट फॉर्म, डॉक्टर और फिजिशियन की जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग, उनकी कंसेंट, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टू कंडक्ट एनी रिसर्च। तो चलो हम देखते हैं, अब हमने थोड़ा इसका बेसिक्स देख ली कि एथिक्स होती क्या है और रिसर्च एथिक्स क्या होती है। तो चलें विदाउट एनी डिले आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन दी हेल्सिंकी एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग द ह्यूमन सब्जेक्ट्स। सो इससे पहले ये जो थी ये आई थी, कब आई थी ये हेल्सिंकी? हेल्सिंकी में जब ये हुई थी तो ये हुई थी फिनलैंड में इन 1964। क्या डेट्स थी इसकी? 1964 में ये जो जो थी हेल्सिंकी प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट ये आई थी। ये एथिक्स जो थी, ये वैल्यूज ये आई थी। तो चलो हम इनको स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका। The World Medical Association (WMA) has developed the Declaration of the Helsinki as the statement of the ethical principle for the medical research involving human subjects, including the research and identify ह्यूमन मटेरियल या डाटा, या जहां से हमने ह्यूमन मटेरियल यूज करना है, ये ह्यूमन का डाटा यूज करना है, तो उसके लिए वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन WMO ने अपने 18th ऑफ दी जो था अपना सेशन था उसमें इन्होंने जो थी वो ह्यूमन रिसर्च जो थी, ह्यूमन सब्जेक्ट पे जो रिसर्च हो रही थी, जहाँ पे उनका कोई डाटा या फिर उनका कोई मटेरियल जो यूटिलाइज होगा, उसके लिए उन्होंने एक मेडिकल रिसर्च एथिक्स बनाई थी, एथिकल प्रिंसिपल गाइडलाइंस बनाई थी। द डिक्लेरेशन इज इंटेंडेड टू रीड एज अ होल and need and each of its constituents paragraph should not be applied without consideration of all of its relevant paragraph.
एक इसका पैराग्राफ रेलिवेंट नहीं होगा, इसके तमाम जो पैराग्राफ रेलिवेंट पैराग्राफ है उनको कंसिडर किया जाएगा, तब हम इसको फुली अप्लाइड करेंगे। ऑल्दो द डिक्लेरेशन इज एड्रेस्ड प्राइमरली टू द फिजिशियंस, ये मोस्टली जो डिक्लेरेशन थी फिजिशियंस को जो है वो एड्रेस कर रही थी। द वर्ड medical association WMA encourages other participants in the medical research involving human subjects to adopt this principle, उनको भी इस principle के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। In this study the physician to promote the safeguard of the health of the patient including those who are involved in the medical research। इस रिसर्च का बेसिकली मकसद क्या था कि जो ह्यूमन रिसर्च है इन्वॉल्व इन द रिसर्च, उनको जो है उनकी जो है वो प्रमोट करें, उनको और उनकी हेल्थ और उनकी हेल्थ को प्रमोट करें, और उनकी जो पेशेंट की जो है सेफ गार्ड करें। प्रमोट एंड सेफ गार्ड दी हेल्थ पेशेंट health of the patient, promote and safeguard the health of the patient, the physician knowledge consciousness are dedicated to the fulfillment of this duty। तो डिक्लेरेशन ऑफ जेनीवा ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन जो हुई थी जेनीवा में जब हुई, तब इन्होंने क्या बनाया, बाइंड द फिजिशियन विद वर्ड, उन्होंने फिजिशियन को इन वर्ड्स के साथ बाइंड कर दिया। क्या? द हेल्थ ऑफ माई पेशेंट विल बी माई फर्स्ट कॉन्सिडरेशन, उन्होंने फिजिशियंस को इस चीज के साथ बाइंड कर दी कि हेल्थ ऑफ देयर पेशेंट इज देयर फर्स्ट कॉन्सिडरेशन। The International Code of the Medical Ethics have declared the physician shall act on the patient best interest providing the medical care। और उन्होंने क्या मेडिकल एथिक्स ने इंटरनेशनल कोड बना दिया कि a physician shall act, और एक फिजिशियन को ऐसे एक्ट करना चाहिए द पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट when providing the medical care, यानी वो जब भी मेडिकल केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर रही हो तो पेशेंट की हेल्थ उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। द मेडिकल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड दैट अल्टीमेटली मस्ट इंक्लूड स्टडीज इन्वॉल्विंग द ह्यूमन सब्जेक्ट पॉपुलेशन दैट आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन द मेडिकल रिसर्च should be provided appropriate access to the participation in the research। और उनको जो है वो प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको असेस होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च उनको असेस होनी चाहिए, स्टडीज इन्वॉल्विंग द ह्यूमन रिसर्च, और वो स्टडी देखें कि जो मेडिकल रिसर्च हो रही है इसकी क्या अप्रोप्रिएटनेस है और इसका अल्टीमेट गोल क्या है। द मेडिकल रिसर्च, आगे पॉइंट 6 है, द मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल रिसर्च मस्ट बी टेक इनटू कंसिडरेशन। वेलबींग ऑफ द रिसर्च जो सब्जेक्ट होंगे वो हमारा जो होगा इंटरेस्ट होगा, हमारी जो उनकी सेफ्टी, उनकी जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग द ह्यूमन सब्जेक्ट is to understand the cause, development, effect of the disease, improving prevention, diagnosis and therapeutic interactions, method, procedure और treatment। जो बेसिक पर्पस होगा मेडिकल मेडिकल रिसर्च का जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे, उसमें ये देखना कि कॉज ऑफ द डिजीज क्या है, वो डिजीज डेवलप कैसे हो रही है, उस डिजीज के इफेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, वो किस ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है, इम्प्रूव प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम उसकी, उसके अलावा हम देखेंगे उसकी डायग्नोसिस, थेरेपेटिक इंटरवेंशन, मेथड, प्रोसीजर और ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, हम ह्यूमंस में डिफरेंट ये सब्जेक्ट पर स्टडी उनका डाटा या उनकी ऑब्जेक्ट्स जो यूज करके ये हम चीजें जो है वो कंक्लूड करेंगे। इवन द बेस्ट करंट इंटरवेंशन मस्ट बी एवेलुएटेड, और जो इंटरवेंशन अवेलेबल है उस कंडीशन की जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उनमें से हमें ये भी देखना है कि उन सब में से सबसे बेहतरीन इंटरवेंशन कौन सी है। must be evaluated continuously through the research for their safety, effectiveness, efficacy and accessibility। और देखनी है कि कौन सी इंटरवेंशन जो है वो इफेक्टिव है, कौन सी इंटरवेंशन एफिकेसीज है, और कौन सी इंटरवेंशन जो है वो हमारी जो है वो विद लेस साइड इफेक्ट और क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। आगे है द मेडिकल प्रैक्टिसेस इन द मेडिकल रिसर्च मोस्ट इंटरवेंशन इन्वॉल्व द रिस्क एंड द बर्डन। मोस्टली जो हम इंटरवेंशन कर रहे होंगे ना वो करेंगे हम अपनी रिसर्च पे जो रिस्क है उसको और जो बर्डन है उसको देखते हुए, क्या बेनिफिट्स हमारे इस काबिल है कि हम ह्यूमन सब्जेक्ट को यूज करके उसके जो एडीआर हैं और उसके जो रिस्क हैं और जो बर्डन है वो सह रहे हैं। द मेडिकल रिसर्च इज सब्जेक्ट टू एथिकल स्टैंडर्ड दैट प्रमोट एस्पेक्ट ऑफ द ऑल ह्यूमन सब्जेक्ट एंड प्रोटेक्ट देयर हेल्थ एंड राइट्स। ह्यूमन सब्जेक्ट की प्रोटेक्शन और उनकी हेल्थ और राइट्स जो है उसको हमने प्रिजर्व करना है। सम रिसर्च पॉपुलेशन आर
पार्टिकुलरली वर्नेरेबल, कुछ हमारी जो मोस्टली जो हमारे सैंपल सब्जेक्ट होते हैं, दे आर मोस्टली वर्नेरेबल एंड नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड होती है. सो दीज इंक्लूड दोज हु कैन नॉट गिव और रिफ्यूज द कंसेंट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, वो पर्सन जो है, या तो वो है जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस है, तो वो कंसेंट नहीं दे सकता. तो इनकी जो प्रोटेक्शन है वो स्पेशल है, क्योंकि दे आर दी वल्नरेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक कॉन्शियस पेशेंट को कोई ड्रग देते हैं, तो ही कैन टेल कि उसको क्या क्या फील हो रहा है, उसको क्या क्या दर्द या क्या कोई साइड इफेक्ट उसको आ रहा है या नहीं, या उसको और एडीआर्स क्या आ रहे हैं. अब जो हमारे पेशेंट्स होंगे वल्नरेबल इन दी अनकॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस वाले पेशेंट नहीं बता रहे होंगे कि उनका मेडिसिन लेने के बाद जो है वो क्या क्या इफेक्ट उनको हो रहा है, क्या वो महसूस कर रहे हैं. तो वो दे विल बी द मोर वल्नरेबल, और उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन जो होगी रिक्वायर्ड होगी. These include the person who cannot refuse consent for themselves, and by who are vulnerable for the coercions under due influence, या उनको को है उनको फोर्सफुली या अनविलिंगली उस रिसर्च का पार्ट बनाया गया है. The physician must consider the ethical, legal and regulatory norms, ethical, legal, regulatory norms and standard for the research जो है वो माइंड में रखने हैं, involving the human subject and their own country as well as the application for the international norms and standard जो भी है. ethical और legal regulatory research की जो उनके कंट्री में जो नॉर्म्स है वो, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करना है, उनको कंसीडर करना है. नो नेशनल इंटरनेशनल एथिकल एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट शुड बी रिड्यूस और एलिमिनेट एनी प्रोडक्शन फॉर द रिसर्च सब्जेक्ट एज फॉर्थ इन दी डिक्लेरेशन. कोई भी ऐसी इंटरनेशनल एथिकल गाइडलाइन नहीं है, लीगल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि रिड्यूस कर दे और एलिमिनेट कर दे प्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च ऑफ ऑफ यूजिंग ह्यूमन रिसर्च, कि हम उनको जी प्रोडक्ट नहीं करेंगे, या उनको हम जो है वो स्टैंडर्ड से एक्चुअली उनको स्टडी का पार्ट नहीं बनाएंगे. उनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनसे कंसेंट भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आगे आ जाती प्रिंसिपल फॉर ऑल मेडिकल रिसर्च. जो भी मेडिकल रिसर्च होगी उसके अंदर क्या क्या हमने प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, अगर वो ह्यूमन जो है ना हमारी ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो हो रही है. 11. इट इज द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन हु पार्टिसिपेट इन द मेडिकल रिसर्च टू प्रोटेक्ट द लाइफ, हेल्थ, dignity, integrity, right and to self determination and privacy, confidentiality of the personal information of the research subject. उसकी ये सब चीजें मेडिकल रिसर्च में जो इन्वॉल्व हो रही हैं उसकी प्रोटेक्शन करनी है. चाहे वो उसकी हेल्थ हो, चाहे वो उसकी लाइफ हो, चाहे वो उसकी डिग्निटी हो, चाहे वो उसकी इंटीग्रिटी हो. राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो कंसेंट दे सकता है, कंसेंट रिजेक्ट भी कर सकता है. उसकी प्राइवेसी, उसकी डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी सारी ये राइट है उस सब्जेक्ट का जो कि रिसर्च में जा रहा है. और ये किसने करना है? ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन, या वो पर्सन जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, कोई फार्मासिस्ट, कोई फिजिशियन, कोई वेटनरी डॉक्टर, अगर वो स्टडी कंडक्ट कर रहा है तो उसको ये सारे की सारी चीजें जो है वो माइंड में रखनी है. फिर क्या है 12 में? द मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग द ह्यूमन सब्जेक्ट मस्ट कंफर्म जनरली एक्सेप्ट द साइंटिफिक प्रिंसिपल टू बी बेस्ड थ्रू विच द knowledge, scientific literature, other relevant sources, information, and adequate lab and as appropriate animal experimentation, the welfare of the animal used for the research and is respected. यानी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सेप्टेड साइंटिफिक प्रिंसिपल हमने उसमें अप्लाई करना है. और दूसरा, हमने वेलफेयर ऑफ द एनिमल देखनी है कि क्या रिसर्च से एनिमल की जो है वो या उस ह्यूमन की वेलफेयर हो रही है, या उसके लिए ये बर्डनिज्म है, या उसके लिए वो बर्डन है. फिर हमने क्या देखना है? एप्रोप्रिएट क्वेश्चन मस्ट बी एक्सरसाइज इन द कंडक्ट ऑफ द मेडिकल रिसर्च दैट मे हार्म द इन्वायरमेंट. अगर उस रिसर्च के कंडक्ट करने से कोई हार्म हो रहा है उसको, तो उसमें हमने स्पेशल क्वेश्चंस भी रखने हैं, स्पेशल पॉइंट रखने हैं. नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दिस, ये करना ये नहीं करना. उसमें स्पेशल क्वेश्चन के साथ, प्रिवेंशन के साथ जो हम उस स्टडी को कंडक्ट करेंगे उस दैट ह्यूमन सब्जेक्ट पर. द डिजाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ईच रिसर्च स्टडी इन्वॉल्विंग द ह्यूमन सब्जेक्ट मस्ट क्लियरली डिस्क्राइब इन अ रिसर्च प्रोटोकॉल. क्या क्या स्टेप्स होंगे उस रिसर्च प्रोटोकॉल में सारे मेंशन होंगे. द रिसर्च प्रोटोकॉल should contain a statement of the ethical consideration involving and should indicate how the principle is declaration and has been addressed. The protocol must include information regarding funding, sponsor, institutional evaluation, and other
पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंसेंटिव्स फॉर द सब्जेक्ट, क्या क्या हमें स्पॉन्सर मिल रहा है, सब्जेक्ट्स को क्या फायदा होगा अपना डाटा हमें देने का, उनको क्या क्या इंटरेस्ट और बेनिफिट्स हैं, उनकी अफिलिएशन किस किस इंस्टीट्यूट के साथ है, और ये भी देखना है कि रिसर्च प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, रिसर्च प्रोटोकॉल के मुताबिक ही हमने जो है ना सारा कुछ इसमें मेंशन करना है, और फिर हमने इंसेंटिव फॉर दी सब्जेक्ट्स करना है, एंड प्रोविजन ऑफ द ट्रीटिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिंग कॉम्पेंसेटिंग सब्जेक्ट्स, या सब्जेक्ट को अगर कोई नुकसान होता है ड्यूरिंग स्टडी, तब हमने उनको ये भी बताना है कि हम आपको कंपनसेटिंग भी करेंगे। कोई एडीआर आता है तो हम उनको इलाज प्रोवाइड करेंगे उस एडवर्स इफेक्ट का। हु आर हार्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च स्टडी, यानी स्टडी के कॉन्सिक्वेंस में उनको कोई हार्म हुआ है तो उसकी कंपनसेशन, और उसमें उसको इंसेंटिव भी देना कि हम आपका इलाज भी करवाएंगे। The protocol should describe the arrangement of the past study assessed to studies subject to intervention identify as the beneficiary in the study to assess an appropriate care benefit, और उनके लिए एक appropriate care benefit plan बनाना है कि अगर स्टडी उनको कोई हार्म आता है तो उनके लिए एक पूरा केयर प्लान, कंपनसेशन प्लान, उसकी प्रोविजन और उसकी जो है ना इंसेंटिव्स वगैरह सब जो है ना उन सब्जेक्ट को हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आगे पॉइंट 15 है, द रिसर्च प्रोटोकॉल मस्ट सबमिटेड बाय फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कमेंट एंड गाइडेंस एंड अप्रूवल टू द रिसर्च एथिक्स कमेटी। हर इंस्टीट्यूट में रिसर्च एथिक्स कमेटी होती है। अब जो रिसर्च प्रोटोकॉल होगा ना वो हम सबमिट करेंगे कहाँ पर, रिसर्च एथिक्स कमेटी को, कि वो देखें स्टडी में क्या क्या कंसिडरेशन करनी है, कोई कमेंट करें कि क्या किस तरह से हम जो रिसर्च है वो एथिकली परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोई गाइडेंस अप्रूवल फॉर दी रिसर्च एथिक कमेटी कि आपने जो ठीक है गाइडेंस प्रोटोकॉल बनाया है, दे आर अप्रूव, अब आप इसके मुताबिक अपना जो डाटा कलेक्शन है वो स्टार्ट कर दें। द कमेटी मस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रिसर्च, कमेटी जो है वो रिसर्चर को किसी तरह भी जो है वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको बेनिफिट ना दे, उसको फेवरिज्म ना प्रोवाइड करे, स्पॉन्सर को भी फेवरिज्म ना प्रोवाइड करे, और वो किसी भी इन्फ्लुएंस के अंडर उस प्रोटोकॉल को जो है वो कंसिडर या फिर अप्रूव ना करे। वो विदाउट एनी इंडिपेंडेंट ऑफ द रिसर्च, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पॉन्सर एंड विदाउट एनी इन्फ्लुएंस जो है वो उसको अप्रूव करे या रिजेक्ट करे, या उसके अंदर कोई भी कमेंट या फिर गाइडेंस या कंसिडरेशन प्रोवाइड करे। It must take into consideration the laws and regulations of the country or countries in which the research is being performed, as well as applicable international norms और स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड जो होंगे वो भी उसमें जो है वो देखे जाएंगे। फॉर द सब्जेक्ट अलाउड, आगे आ जाता है norms and standard but must take in the allowed reduce or eliminate any protection for the research, और हमने eliminate या reduce करनी है, eliminate should not be allowed कि हम कोई जो है reduce कर दें या eliminate कर दें for the precaution of the research subject सेट फॉर द डिक्लेरेशन, यानी हमने जो भी इंसेंटिव्स या प्रोटेक्शन या जो भी उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है इफ इन एन केस उनको कोई हार्म होता है उसको हम अनड्यू या रिड्यूस्ड नहीं कर सकते। द कमेटी मस्ट हैव द राइट टू मॉनिटर ऑनगोइंग ऑफ द स्टडी, और जो हमारी रिसर्च एथिक्स कमेटी होगी वो हमारी रिसर्च जो ऑनगोइंग चल रही होगी उसकी प्रॉपर जो होगी रिपोर्ट देखेगी, और ऑनगोइंग स्टडी में वो अपनी इंटरवेंशन करेगी। द रिसर्च मस्ट प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन to the committee especially information about any serious adverse effect, और अगर कमेटी देखती है कि कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो वो इंफॉर्मेशन और मॉनिटरिंग जो है वो उस कमेटी को रिसर्चर प्रोवाइड करेगा। नो चेंज टू द प्रोटोकॉल मे बी मेड विदाउट कंसिडरेशन एंड अप्रूवल टू द कमेटी। अब ये कमेटी देखेगी कि इसके अंदर कोई चेंज करनी है या नहीं, हमें ऐसे ही रिसर्च को कंटिन्यू करना है या उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है। आगे आ जाता है पॉइंट 16, मेडिकल research involving the human subject must be conducted only by individual with appropriate scientific training and qualification। जो मेडिकल रिसर्च के लिए डाटा कलेक्शन कर रहा होगा वो पर्सन होगा साइंटिफिकली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड फॉर द कंडक्शन ऑफ दैट रिसर्च होगा। द रिसर्च ऑन पेशेंट ऑन हेल्थी वॉलंटियर required the supervision of the competent and appropriately qualified physician, और जो स्टडी जो है वो कंडक्ट की जा रही होगी उसको सुपरवाइज कौन करेगा, एक क्वालिफाइड फिजिशियन और मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल, वो उसका कौन होगा, सुपरवाइजर होगा उस स्टडी का। एक तो ट्रेनिंग उनको रिक्वायर्ड होगी, उनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, दूसरी उनके ऊपर एक क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर होगा। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर क्या होगी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द
research subject must always be the rest of the physician or other healthcare professional or supervisor, and never the subject research subject even they have given the consent. यानी अगर कंसेंट दे भी दिया, अब उसको क्या पता कि उसको आइडियाज क्यों आ रहे हैं। अब ये उस प्रोफेशनल का जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट की हेल्थ और उसकी जो सेफ्टी है उसको कंसिडर करते हुए उस पेशेंट से विथड्रॉ करे और उसकी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे। मेडिकल रिसर्च 17 पॉइंट, मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग disadvantage or vulnerable population of community is only subjected if research is responsive to the health need of the priorities to the population of the community, and if there is reasonable likelihood that is this population of community stand to the benefit of the research। यानी हमें लगता है कि इस कम्युनिटी में जो है वो स्पेशल कोई बेनिफिट ऑफ द रिसर्च और ऑफ द रिसर्च हमें मिलेंगे, तो हमने वो भी देखने हैं। हमने ये भी देखना है कि इस पॉपुलेशन पे कोई डिसएडवांटेज या फिर वल्नरेबल पॉपुलेशन में क्या क्या हमें एडीआरस मिल रहे हैं और किस हमें पॉपुलेशन पे उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये भी हमने ड्यूरिंग रिसर्च जो है वो देखनी है। 18 पॉइंट क्या है, एवरी मेडिकल रिसर्च स्टडी इन्वॉल्विंग द ह्यूमन सब्जेक्ट मस्ट प्रोसीड बाय केयरफुल असेसमेंट ऑफ द प्रिडिक्टेबल रिस्क एंड बर्डन। यानी स्टडी परफॉर्म करने से पहले वो केयरफुली प्रिडिक्ट करे कि क्या क्या जो है वो रिस्क आ सकते हैं और क्या क्या बर्डन आ सकते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। टू द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी involving the research and comparison for the unforeseeable benefits and the individual communication affect the condition of the investigation। For example, हम पेशेंट से इंटरव्यू ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई बर्न हुआ है तो हम उससे हिस्ट्री ले रहे हैं कि बर्न के बाद उसको क्या क्या स्टेजेस से गुजरना पड़ा, उसकी सर्जरीज हुई मल्टीपली, तो इट कैन बी ट्रोमाटाइजिंग फॉर द पेशेंट। तो हमें ये देखना है कि पेशेंट के लिए जो है वो जो चीज हो जो स्टडी हो वो हमारी जो है वो पेशेंट के लिए ट्रोमाटाइजिंग ना हो, और क्या क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या क्या रिस्क और क्या क्या जो है वो पेशेंट को बर्डन फील करना पड़ेगा आफ्टर बी द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दिस रिसर्च। एवरी क्लिनिकल trial must register in a publicly accessible database before recruitment of the first subject। और जो जितने भी जो क्लिनिकल ट्रायल के जो होंगे डेटाबेस वो पब्लिकली अवेलेबल होगी इससे पहले कि उसकी जो सैम्पलिंग है वो स्टार्ट की जाए। पॉइंट 20 में है, द फिजिशियन मस्ट not participate in research study involving the human subject unless they are confident that the risk involved have been adequately assessed। वो ये देख लें कि भाई जो भी रिस्क है हमने इसको एडिक्वेटली स्टडी कर लिया है, हमें पता है कि अगर ये रिस्क आता है पेशेंट में तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है, एंड कैन हैव सेटिस्फैक्टरी मैनेज्ड, और उसको पता हो कि ये मसला आ सकता है, ये रिस्क आ सकता है, वो इस बारे में कॉन्फिडेंट हो, इसको मैं इस तरह मैनेज कर सकता हूँ। फिजिशियन मस्ट इमीडिएटली स्टॉप और स्टडी व्हेन द रिस्क फाउंड टू आउटवेट द पोटेंशियल बेनिफिट्स। जब रिस्क ज्यादा हो रिसर्च करने का और उसके जो बेनिफिट हो वो थोड़ा हो, तो फिजिशियन को है अपनी रिसर्च को है जो है वो स्टॉप कर देगा। एंड व्हेन देयर इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द पॉजिटिव एंड बेनिफिट रिजल्ट्स, जब उसको पता लग गया कि भाई जो मैं रिसर्च कंडक्ट कर रहा था उसके पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल रिजल्ट्स आ गए हैं, तब भी वो अपनी रिसर्च जो है वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। यानी अब जब उसको पता लग गया है कि जो सफिशिएंट डाटा के थ्रू उसको अपने जो है वो सफिशिएंट जो है रिजल्ट जो है वो मिल गए हैं और उसको पता लग गया है कि उसके रिसर्च के क्या क्या बेनिफिट रिजल्ट्स हैं और वो प्रूफ हो गए हैं, तब वो क्या कर देगा, अपनी स्टडी जो है वो स्टॉप कर देगा। या कब स्टॉप करेगा, जब उसकी पोटेंशियल एडीआर या पोटेंशियल इफेक्ट्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। 21 पॉइंट, द मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग द ह्यूमन सब्जेक्ट में only be conducted if importance of the object overweights the inherited risk burden of the research। वही कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा होना चाहिए और उसकी जो रिस्क है वो कम होने चाहिए, तब वो हम स्टडी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। 22 पार्ट, पार्टिसिपेशन बाय कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल एज सब्जेक्ट इन द मेडिकल रिसर्च मस्ट इनवॉलंटरली। जो पार्टिसिपेशन होगी रिसर्च की उसके उस पार्टिसिपेंट की वो वॉलंटरी होनी चाहिए, हम उसको फोर्सफुली जो है वो रिसर्च का हिस्सा बनने में मजबूर नहीं कर सकते। ऑल्दो इट मे अप्रोप्रिएट टू कंसल्ट फैमिली मेंबर और कम्युनिटी लीडर। मोस्टली ऐसा किया जाता है कि हम कंसल्ट कर लेते हैं फैमिली मेंबर को या कम्युनिटी लीडर को, बट नो कॉम्पिटेंट individual may be enrolled in a research study unless he or she is freely agree। कोई भी पर्सन जो कि अंडरस्टैंड करता है कि क्या क्या स्टडी में उसके साथ हो रहा है उसको हम फोर्सफुली रिसर्च का पार्ट नहीं बना सकते। every precaution, point 2, every precaution must take in to protect the privacy of the research subject and the confidentiality of their personal information and to minimize the impact of
स्टडी एंड देयर फिजिकल मेंटल एंड सोशल इंटीग्रिटी, और देखना है कि उनकी ड्यूरिंग द पर्सनल रिसर्च के थ्रू उनकी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या उनकी फिजिकल या मेंटल या सोशल हेल्थ पर कोई ये कोई एडीआर या एडवर्स डैमेज तो नहीं कर रहा। आगे आ जाता है पॉइंट 24। इन द मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग द competent human subject, each potential subject must adequately inform of the aims, method and source of the funding। उसको बताना है कि एम क्या है हमारी स्टडी का मेथड क्या है, हम हमारा फंडिंग कहाँ से आ रही है, एनी पॉसिबल conflict of interest, institutional evaluation of the research, or the anticipated benefit of the potential risk of the study and discomfort ही it may entail, जिसको फेस करना पड़े कोई डिस्कम्फर्ट, और एनी रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, या कोई भी रेलिवेंट एडीआर या फिर कोई भी बेनिफिट उसको स्टडी के बाद फेस करना पड़े, तो वो रिसर्चर उसको बताएगा। द पोटेंशियल सब्जेक्ट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय द राइट टू रिफ्यूज टू द पार्टिसिपेट इन द स्टडी और द विथड्रॉ कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड एनी टाइम विदाउट रिप्राइजल, और वो बगैर बताए बगैर इंटीमेसी के कभी भी रिफ्यूज कर सकता है फॉर द पार्टिसिपेशन, और अपना कंसेंट जो है वो विथड्रॉ कर सकता है। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड इंडिविजुअल पोटेंशियल and specific information individual potential subjects such as the method to deliver the information after ensuring that the potential subject has understood the information. The physician or the other appropriate qualified individual must then seek the potential subject freely given informed consent। उनको freely informed consent जो है वो देना चाहिए कि जी मैं जी अलाउ करता हूँ कि मेरे पर ये स्टडी जो है वो कंडक्ट हो, वो फ्रीली कंसेंट दे। तब हमने उसको क्या करना है, कंसेंट प्रेफरेबली इन राइटिंग, जो राइटिंग में कंसेंट है वो ज्यादा प्रेफरेबल है। इफ द कंसेंट फॉर्म कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन राइटिंग, जब वो राइटिंग में जो है वो थ्रू नॉन वर्बल जो है वो राइटिंग कंसेंट फॉर्म नहीं दे रहा, फिर हम कंसेंट लेते हैं नॉन राइटिंग में, या कंसेंट जिसे हम कहते हैं वर्बल, यानी बोल चाल से हम उसको कंसेंट लेंगे। मस्ट बी इन्फॉर्म फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड एंड विटनेस्ड, हम उस कंसेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं या उसको विटनेस कर सकते हैं, या फिर हम कंसेंट फॉर्म जो है वो देख सकते कर सकते हैं उसके लिए वर्बल। जो हमारा पास जो राइटिंग में होता है नॉन वर्बल, वो हमारा उसमें हम पेशेंट का साइन लेते हैं, वो हमारा क्वांटिटेटिव कंसेंट होता है, रिटन कंसेंट हमारा जो होता है। और जो हमारे पास जो नॉन वर्बल या नॉन रिटन कंसेंट होता है वो हमारे पास क्वालिटेटिव होता है। उससे हम पूछते हैं कि आपसे हमें ये सवालनामा फिल करवाना है, क्या हम करवा सकते हैं, तो वो हाँ या ना में जवाब दे देगा। देन written consent, written consent is required in hospital patients, bedridden patients, और या डिफरेंट रिसर्च मेथड रिक्वायर्ड इंटरव्यू अगर हम कर रहे हैं और हमने उसमें उस पेशेंट की जो भी वो बोल रहा है कंसेंट हमने लेना है कि भाई जो आप बोल रहे हैं उसको हमने रिकॉर्ड भी करना है, और उसको बताएंगे कि ये जो रिकॉर्डिंग होगी ये आपकी प्राइवेट होगी और इसको हम कहीं भी पब्लिक नहीं करेंगे। हॉस्पिटल उसके अलावा क्या करना है, रिकॉर्ड जो करना है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिटर्न जो है वो कंसेंट फॉर्म करना है। उसके अलावा वॉलंटियरली जो वो पेशेंट होगा स्टडी के लिए कंसेंट देगा, हम उसको कंपेल नहीं कर सकते टू मेक पार्ट ऑफ दैट रिसर्च। उसके अलावा इनफॉर्मल कंसेंट भी हो सकता है, प्रोवाइडेड द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड लाइंस एंड वर्बली गाइडलाइंस हम उनको प्रोवाइड करके उनके साथ स्टडी जो है वो कंडक्ट कर लें, तो ये हमारी इनफॉर्मल कंसेंट होती है। कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट फिर हमने उनके साथ करनी है, उसके साथ रिजल्ट राइट ऑफ द विड्रॉ देना है, वो कभी भी कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं और हम उनको बताएंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। एथिकल इश्यूज या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या आइडियाज भी हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि अगर कोई एथिकल इशू आता है तो आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं। रिसर्च राइटिंग कंट्रीब्यूशन देखनी है, अक्सर जो होते हैं जो रिसर्च राइटर कंट्रीब्यूशन होते हैं उसमें वो मोस्टली जो है वो कोई रिटर्न कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे होते मगर वो डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो ये हमारे जो है उसमें वो एथिकल और अनएथिकल कन्फ्लिक्ट ऑफ एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सारा कुछ देख रहे होते हैं। जो हमारी कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट करनी है जो हमने एंड पे, वो फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म होनी चाहिए और हम उसको ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर वगैरह पर चेक भी कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द एथिक्स ऑफ द ह्यूमन रिसर्च इज डिफरेंट एंड फोकस ऑन द कंसेंट मोस्टली, कि हम पेशेंट से क्या कर लें, कंसेंट ले लें कि क्या आप इस स्टडी का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। आगे आता है पॉइंट 25 देखते हैं।
पॉइंट 95 में है मोर नॉन मेडिकल रिसर्च यूजिंग आइडेंटिफाइड ह्यूमन material or the data, physician must normally seek consent for the collection. Consent लेना for the collection of the data, analysis, storage or reuse. There may be a situation where the consent would be impossible or impractical to obtain such research, जहाँ पे हम कंसेंट नहीं ले सकते और इम्प्रैक्टिकल हो जाता है हमारे हमारे लिए वर्बल या नॉन वर्बल कंसेंट लेना फ्रॉम द पेशेंट या फ्रॉम द सब्जेक्ट, तो क्या हम करेंगे, रिसर्च और वुड बी पोज अ थ्रेट to validity the research. It must be situation that the research may have been done consideration of the approval of the research ethics committee. तो हम क्या करेंगे, अप्रूवल ले लेंगे फ्रॉम द रिसर्च एथिक्स कमेटी, क्योंकि हर पेशेंट से अलग अलग जो है ना कंसेंट लेना हमारे लिए इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो हम सिंपली एक ही कंसेंट ले लेंगे फ्रॉम द रिसर्च एथिक्स कमेटी। फिर आ जाता है आगे पॉइंट 26, when seeking informed consent of the participation in a research study, the physician should particularly क्या करेगा वो, cautions if the potential subject is dependent on the relationship with the physician and it may consent under the dress। उनको हम जो है वो क्वेश्चंस देंगे, उनको खबरदार कर देंगे कि भाई ये हो सकता है आपके साथ, तब आप कंसेंट जो है वो आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। In this situation, the informed consent should be sought by appropriately qualified individual who is completely independent of this relationship। अब जो कंसेंट के लिए जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा सारी वर्बली, वो जो पेशेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टडी रिलेशनशिप होना चाहिए। आगे आ जाता है पॉइंट 27, फॉर द पोटेंशियल रिसर्च सब्जेक्ट हु इज इनकम्पिटेंट, यानी वो जो रिसर्च जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर वो इनकम्पिटेंट है, द फिजिशियन मस्ट सीक इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द लीगली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। उसके जो भी लीगली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उनसे कंसेंट लेगा। दिस इंडिविजुअल मस्ट नॉट इंक्लूड इन अ रिसर्च स्टडी दैट हैज नो लाइक्लीहुड टू द बेनिफिट फॉर them use unless it intended to promote the health and of the population and represented it by the potential subject, and the research cannot instead be performed with competent person and the research entails only minimum risk और इसके मिनिमल बटन, और इसके मिनिमम रिस्क और बटन जो है वो हमने इसमें मेंशन जो है वो कर देना है। आगे आ जाता है पॉइंट 28, व्हेन अ पोटेंशियल रिसर्च सब्जेक्ट हु इज डीम्ड इनोसेंट, यानी जो वो पर्सन जो है वो क्या है, डीम्ड इनोसेंट, यानी जज किया है कि वो बहुत इनकम्पिटेंट है एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मर information about the consent, give an assent of the decision, कि वो consent दे दे for the decision after participation in the research, the physician must seek the consent या assent in the addition to the consent of the legally authorized representative, the potential subject dissent should be respected। अगर potential subject जो है या फिर हमारा उसका legally जो representative है authorized representative अगर वो नहीं अलाउ करता फॉर द कलेक्शन ऑफ द डाटा, तो उसकी जो उसका जो भी उसका डिसीजन होगा उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। आगे आता है पॉइंट 29, research involving the subject who are physically mentally incapable of giving consent, for example unconscious patient जो है for example may be done by the only by the physical or the mental condition, अगर उनके ठीक होगी तभी वो consent दे सकते हैं। that prevent giving informed consent is necessary to the characteristics of the research population। in such circumstances the physician must seek informed consent from its legally authorized representative, जो भी उसके साथ अटेंडेंट होंगी उनसे वो उसकी जो है वो लेगा कंसेंट। इफ नो सच रिप्रेजेंटेटिव इज अवेलेबल एंड इफ द रिसर्च कैन नॉट बी डिलेड, उस सिचुएशन में क्या करना है, द स्टडी में प्रोसीड विदाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोवाइडेड द स्पेसिफिक रीजन फॉर इन्वॉल्विंग द सब्जेक्ट विद आ कंडीशन, कि हमें वही सब्जेक्ट जो है वो क्यों चाहिए था उस स्टडी के लिए, उसकी हम रीजन देंगे एंड दैट रेंडर्ड them unable to give informed consent and have been stated in the research protocol and the study must be approved by the research ethics committee। और वो बताएगा रीजन, रिसर्च एथिक्स कमेटी को बताएगा कि भाई यहाँ पे हम डिले नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारी जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन है, इस पेशेंट को ये जो इंटरवेंशन है वो रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च एथिक्स कमेटी जो होगी उसको अप्रूव करेगी। द कंसेंट ऑफ द remain is the research should be obtained as possible from the subject legally authorized representative, या legally authorized person से भी हम उसकी परमिशन ले सकते हैं। author, editor, publisher all have the ethical obligation with regarded publication of the research। रिसर्च की जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसको वो क्या करेंगे,
पब्लिकली कम्युनिकेट करेंगे उसके रिजल्ट्स को, और जो डाटा होना चाहिए इट शुड बी जो है वो फ्री फ्रॉम पब्लिश प्लेजरिज्म होना चाहिए। ऑथर उसके एडिटर और पब्लिशर हैं, उस रिजल्ट को क्या करेंगे, उसकी कम्युनिकेशन करेंगे। Author have a duty to make publicly available the results of their research on the human subject and are accountable for the completeness and accuracy of their report. ठीक है, they should be adherent to the expected guidelines of the ethical reporting, negative and uh, inconclusive as well as the positive result should be published, otherwise made publicly available. जो भी आपके पास रिजल्ट्स आए हैं, चाहे वो आपके हाइपोथेसिस से नेगेटिव जा रहे हैं या इंक्लूसिव जा रहे हैं या पॉजिटिव जा रहे हैं, वही आपने वैसे के वैसे जो है वो पब्लिश करने हैं। सोर्सेज ऑफ द फंडिंग, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द पब्लिकेशन, आपने इसमें सब डिक्लेयर करना है कि आपके कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे जहाँ से आपने डाटा कलेक्शन की, आपके फंडिंग का सोर्स क्या था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है। रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च not in accordance with the principle of the declaration should be accepted in the publication. Report for the research not according to the principle of the declaration must not be accepted in the publication. आगे आ जाता है in additional principle for the additional principle for the medical research combined with the medical care. यानी जहां पे भी हम मेडिकल रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं वहां पे मेडिकल केयर भी हमने कंबाइन कर लेनी है। द फिजिशियन 31 पॉइंट, द फिजिशियन मे कंबाइन द मेडिकल रिसर्च research and medical care only in text extent to the research is justified by its potential prevention, diagnosis, therapeutic value, and if physician has good reason to believe the participation of the research study will not adversely affect the health of the patient, he serve as the subject for the result. यानी मेडिकल रिसर्च के साथ साथ हम मेडिकल केयर भी पेशेंट को देंगे और पेशेंट को डॉक्टर फिजिशियन खुद बताएगा कि अगर आप इस स्टडी के सब्जेक्ट बनते हो तो आपके ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। द बेनिफिट, उसके अलावा क्या क्या देखना है हमने इसमें, द बेनिफिट, द रिस्क एंड द बर्डन and the effectiveness of the new intervention must be tested against those of the best current proven intervention aspect of the following circumstances। क्या क्या रिस्क बेनिफिट इफेक्टिवनेस पेशेंट सब्जेक्ट को हो सकते हैं। उसके अलावा the use of placebo or not treatment is acceptable in studies where no current proven intervention exists। हम यहाँ पे प्लेसिबो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा when where for compelling and scientifically sound methodological reasons the use of placebo is necessary to determine the efficacy, safety and intervention for the patient who receive the placebo or not treatment will be subject of the risk of the series of the irreversible harm। जिन पेशेंट को हम प्लेसिबो ड्रग दे रहे होंगे उनको तो असल ड्रग्स चाहिए, तो उनके अंदर भी इस चीज का हार्म आ सकता है। इसलिए हमने ये देखना है कि किन पेशेंट्स को जो है वो हम ड्रग प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर स्टडी कंडक्ट हो रही है, किसको हम जो है वो प्लेसिबो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसमें वो सीरियस एंड इरिवर्सिबल हार्म कॉज कर सकता है प्लेसिबो ड्रग। जिनको उनको ड्रग चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट, एक्सट्रीम केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड द अब्यूज ऑफ देयर ऑप्शन। और एक्सट्रीम केयर जो है वो गिव करते हैं ताकि इस ऑप्शन को अब्यूज ना की जाए कि हर पेशेंट को प्लेसिबो दिया जा रहा हो। एट द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी 33 point, at the conclusion of the study the patient endure into the study are entitled to be informed about the outcome of the study and share the any benefit of the results। कंक्लूजन में हम पेशेंट को जो रिसर्च जब हमारी पब्लिश हो जाएगी तो उसको इन्फॉर्म करेंगे, एंटाइटल करेंगे अबाउट द स्टडी और उसके रिजल्ट्स, उसके बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल असेस ऑफ द इंटरवेंशन आइडेंटिफाइड फॉर द बेनिफिट इन द स्टडी ऑफ अदर एप्रोप्रिएट एंड केयर एंड बेनिफिट। 34 point, the physician must fully inform the patient which aspect of the care are related to the research। The refusal of the patient to participate in the study or the patient decision to withdraw from the study must never interface with any patient physician relationship। अगर ये नहीं कि पेशेंट ने जो है विथड्रॉ कर दिया फॉर द स्टडी और डॉक्टर उसको चेक ही नहीं करना, इट शुड बी नॉट इंटरफेयर विद द पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप। 35 point, the treatment of the patient where proven intervention do not exist or have been ineffective, the physician after seeking expert advice with informed consent from the patient legally authorized representative may use unproven intervention if the physician judgment it offers saving life, re-establish health, alleviating suffering. Where possible, this intervention must be made. This is subject of the research design and evaluate the safety, efficacy of the research। इन्फॉर्म कंसर्न के बाद वो पेशेंट को लीगली ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाए और जो भी इंटरवेंशन को चाहिए वो भी प्रोवाइड करे
और उसके लिए establish करें हेल्थ और उसकी सफरिंग को. Where possible, the intervention should be made with object research design, evaluate the safety and efficacy in the cases. New information must be recorded and the appropriateness of the study must be publicly available. यानी स्टडी के जो भी रिजल्ट्स होंगे it should be publicly available. तो ये था हमारा हेल्सिंकी डिक्लेरेशन ऑफ द हेल्सिंकी हेल्सिंकी, जिसमें एथिकल प्रिंसिपल फॉर द मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट, यानी वो स्टडी जो कि जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट जो है जिनके डाटा कलेक्शन या पार्ट ऑफ दियर थिंग्स जो है वो फॉर द कलेक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, उसके लिए हमने क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करने हैं, जो कि adopted in the 18th of the World Medical Association Assembly, General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, and amendment by the इन ईयर्स में जाके इसमें अमेंडमेंट हुई. WHO के 29th में, WMO के 35th में, 41th में, 52, 53 एंड 55, इन सब में यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार इसके अंदर क्या हो चुकी है, अमेंडमेंट्स भी हो चुकी हैं. और अब ये जो है WMO जनरल असेंबली सेल कोरिया अक्टूबर 2018 में 2008 में इसका जो लेटेस्ट जो है वो अमेंडमेंट के साथ जो इसकी एथिकल प्रिंसिपल फॉर द मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट है वो इशू हुई है. तो ये जो है अब वो फॉलो हो रही है. आई होप दिस लेक्चर वुड बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. अगर आपको समझ लगी होगी, अगर किसी स्टडी में मेडिकल रिसर्च में जो है वो ह्यूमन सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स होंगे ना फॉलो होंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली subscribe to my channel Akshay Pharmacist and hit bell notification on and comment and share to your community. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.